Good morning everyone. Ready for bio class? Hope so you all have your bio notebook with you. And please take one pencil and one pen also with you. है ना? Because today we are making some diagrams also. ठीक है? Sit straight and listen to me only. ठीक है? Start करें. Last run पे we start the topic that is life processes. We study about the metabolism, catabolism, anabolism and all, living, non-living and dead. We study about the nutrition process. What is nutrition? है ना? शायद definition सभी को याद हो गया है. हमने देखा था nutrition means the intake of food and its utilization by the body to get the energy to perform metabolic activities which is necessary for your survival. है ना? फिर हमने देखा था different modes of nutrition. आप अपनी कॉपी के पेज पलटते जाए, टर्न करते जाए और चेक करें एवरीथिंग इज रिटर्न इन योर नोटबुक और नॉट. ठीक है. फिर हमने देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में फिर से हमने दो देखे थे, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. मीन्स दे मेक देयर फूड बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी और बाय द यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग एरिया. ठीक है. फिर हमने हेटरोट्रॉफिज्म में तीन टाइप देखे थे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक. अब शायद वो डिस्कशन क्लास, टेस्ट पेपर डिस्कशन, उसके बाद शायद इन चारों पांचों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. कुछ आपके 2-3 क्वेश्चंस लास्ट टर्न पे रह गए थे, वो हम हमारे डिस्कशन वाले टर्न पे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नॉट इन दैट लेक्चर ओनली. हमने देखा था सेप्रोफिटिक, गेट फूड फ्रॉम द डेड एंड डिके मैटर ओनली. पैरासिटिज्म देखा था जिसमें एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा था. सिम्बायोटिज्म जिसमें दोनों को फायदा हो रहा था. लाइकेन, राइजोबियम बैक्टीरिया हमने सिम्बायोटिज्म में देखे थे. पैरासिटिज्म में इंडोपैरासाइट, इक्टोपैरासाइट दोनों को अलग अलग भी हमने देख लिया था. एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट इज योर वर्म्स एंड सर्टन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन योर स्टमक और इंटेस्टाइन पार्ट. इक्टोपैरासाइट में हमने देखा था हमारा लीच है, लाइस है, मॉस्किटो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इक्टोपैरासाइट. राइट. तो शायद यहाँ तक हमने कुछ अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया था, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. आज कंटिन्यू करते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट. ठीक है. प्लांट में न्यूट्रिशन देखना है. ठीक है. मतलब अब देखो क्या चीजें हैं जो हम जानते हैं रिगार्डिंग योर प्लांट न्यूट्रिशन. ठीक है. हमको पता है द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. एवरीबडी नो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ऑलरेडी. ठीक है. क्या लिख रही हूँ मैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. दैट इज ऑटोट्रॉफिक में हमने दो चीजें देखी थी, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. सो वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर स्पेशली फोटोसिंथेटिक. क्लियर. छोटी छोटी सी दो बातें इंपॉर्टेंट लिखी है. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक क्योंकि हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट. तो प्लांट कैसे है? प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक बोलते से याद आ जाता है कि दे मेक देयर फूड बाय यूजिंग लाइट एनर्जी. राइट. ये लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं. ठीक है. दे मेक देयर फूड बाय द यूज ऑफ लाइट एनर्जी ओनली. मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ये केमिकल एनर्जी मतलब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मेरा फार्मूला दैट इज योर C6H12O6. C6H12O6 मतलब मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल. ठीक है. ये बन गया है मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो केमिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब मैंने बोला लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है. क्लियर दिस है ना? यहाँ तक पता है. अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखते हैं. द इनऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फूड. हमने देखा था यहाँ पर जो रॉ मटेरियल विच वी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो भी रॉ मटेरियल में यूज कर रही हूँ फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होता है? मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है ना. रॉ मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट दैट रॉ मटेरियल वी यूज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है and that green color pigment we call the
क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसको मैंने बोला है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो दैट रॉ मटेरियल वी यूटिलाइज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ठीक है, मतलब अब अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखने की हम कोशिश करें फोटोसिंथेसिस की, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, हमने बीच में एरो लगाया है, एरो के ऊपर हम लिख रहे हैं हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, एंड फाइनली वी मेक आवर ग्लूकोज मॉलिक्यूल and the oxygen is also released out and the remaining water molecule is also released out. हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इम्पोर्टेंटली कि इनऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फूड ओनली बाय प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, प्लांट और एल्गी जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब they convert that carbon dioxide and water into that glucose molecule. That one is your glucose molecule. I think ये सबको पता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बार रिपीट करते हैं, देखो फिर से फटाफट। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, कॉपी में हाथ चल रहा है बराबर है ना, नोट कर लो प्लीज। यहाँ हम देखें प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे आर स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक, they make their food by the use of light energy only, right? Means we say that they convert light energy into chemical energy. Light energy को chemical energy में convert कर रहे हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, right? Then we say that the raw material required for that particular process is your carbon dioxide and water molecule. ठीक है, फिर हमने देखा था that conversion, that raw material is utilized only in the presence of a colorful pigment, green color pigment, that is your chlorophyll. तो प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ हम देखते हैं इनऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फूड, means the carbon dioxide and water is utilized in the presence of chlorophyll pigment by the utilization of sunlight, solar energy, and it will make the glucose molecule or our carbohydrate. ठीक है, and oxygen is released out and water molecules are also released out. यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस हुआ है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन इन द प्लांट बॉडी वेयर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज अकर। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं कि प्लांट जो फूड मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कई क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस इफ प्लांट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द नेचर, अगर नेचर में प्लांट नहीं होंगे तो क्या होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो क्या हो सकता है इफ प्लांट्स आर नॉट प्रेजेंट देयर। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर देखो, प्लांट मेक फूड फॉर इटसेल्फ ओनली एंड फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। प्लांट जो खाना बना रहे हैं वो अपने लिए भी बनाते हैं और बाकी दूसरी ऑर्गेनिज्म के लिए भी बनाते हैं, बिकॉज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्लांट्स प्रोडक्ट ओनली। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है इट मेक फूड फॉर ऑल बायोलॉजिकल वर्ल्ड, सभी के लिए खाना बना रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि दे प्यूरिफाई द एयर। प्यूरिफाई द एयर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेचर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। कभी छोटा सा क्वेश्चन आता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या लिख सकते हो, 2 पॉइंट लिख सकते हो, इट मेक द फूड फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड, ऑल बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड, और दूसरा हम लिख सकते हैं इट प्यूरिफाई द एयर ऑल्सो, इट कंज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फाइनली इट रिलीज द ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन करके रखा हूँ, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। ऐसा मैंने डायलॉग बोला था, आपको भी पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, बट द पर्टिकुलर क्लोरोफिल पिगमेंट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ओनली दैट विजिबल लाइट। ये मैंने वो डिस्कशन में भी आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर, है ना। तो हम यहाँ क्या याद रखना है आपको, दिस क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मीन्स वी से दैट व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब आपको पता है ये 7 कलर्स का होता है, विबजियोर आप जानते हैं शायद, है ना।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, वो सारा। तो ये जो 7 कलर्स है विजिबल लाइट में रेनबो के कलर्स देखने को मिलते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज अबाउट 380 mu टू 760 mu। ये नोट कर लो, हाथ चला लो, सिर्फ देखो मत, ठीक है। क्लोरोफिल के बारे में क्या बोला मैंने, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, सोलर एनर्जी। अब ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विजिबल लाइट या वाइट लाइट। वेवलेंथ कितनी है इसकी, वेवलेंथ कितनी है इसकी, 380 mu से 760 mu तक इसकी वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर पाता है। इससे कम या ज़्यादा वाली लाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट रेज जब प्लांट रिसीव करेगा देन ओनली दैट फोटोसिंथेसिस बिकम प्रोसीड, आगे हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट में एक सेंट्रल मेटल Mg मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन में आयरन होता है सेंटर में, अगर पता है तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में आरबीसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है मेरा हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीम करके प्रेजेंट होता है। वैसे ही इस क्लोरोफिल के अंदर ये Mg एक सेंट्रल मेटल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत क्लोरोफिल के बारे में, है ना। क्लोरोफिल भी A B C D ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्लोरोफिल होते हैं, पर प्लांट में मोस्टली क्लोरोफिल A और B मेजॉरिटी फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल A एंड B, मोस्टली क्लोरोफिल A, है ना। अगर ऑप्शन में 2 होते हैं तो क्लोरोफिल A पे हमको टिक लगाना, ठीक है। ये होता है क्लोरोफिल के बारे में। अब हम वापस इस प्रोसेस के ऊपर आते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ मैंने बताया अबाउट अवर क्लोरोफिल पिगमेंट विच एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओनली इट एब्जॉर्ब द विजिबल लाइट और व्हाइट लाइट, जिसकी वेवलेंथ मैंने बताई है 380 to 760 mu। सेंट्रल एलिमेंट इज योर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन दैट क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है हाउ दिस रॉ मटेरियल रीचेस अप टू द टारगेट प्लेस वेयर दैट फोटोसिंथेसिस इज अकर, है ना। हमको देखना है कि ये रॉ मटेरियल जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये टारगेट प्लेस तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। अब पहले सुनो आप, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस अकर इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ग्रीन पार्ट्स मतलब मुझे पता है लीफ इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस इज अकर, ठीक है। मतलब मैं बोल सकती हूँ द किचन ऑफ द प्लांट इज लीफ ओनली, प्लांट का खाना कहाँ बन रहा है, लीफ में, तो लीफी किचन हो गया है ना। अब सुनो यहाँ पर, अब इस लीफ तक जब तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा क्या खाना बन पाएगा, क्या नहीं बनेगा ना। अब सुनो क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। देखो एनसीईआरटी बुक के पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखोगे, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, हाउ रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज रीचेस अप टू द लीफ। उसका आंसर देखो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड दैट इज योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। रॉ मटेरियल जो हमको लग रहा है वो कौन है, मेरा वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल ओनली। ये जो मैंने नीचे बनाया है दैट वन इज योर सॉइल पार्ट, ठीक है। सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू देयर रूट्स ओनली। मेरा एरो दिख रहा है, पानी को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, इन रूट्स ने, ठीक है। फ्रॉम दिस रूट वाटर इज मूव अपवर्ड, है ना, and we say that it become conducted by xylem only। X for xylem लिखा है मैंने, XYLEM। xylem और phloem का नाम आप जानते हैं। the two conducting tissue में यहाँ लिखती हूँ, two vascular tissue लिख देते हैं, conducting tissue भी चलेगा। two vascular tissue present in plant that is your xylem and phloem। दो कंडक्टिंग टिश्यू है xylem और phloem। So xylem is responsible for the conduction of water and minerals, and
द फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड का जब बात करते हैं वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज योर ट्रांसलोकेशन। देखो एक भी डायलॉग फालतू नहीं है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। दो वैस्कुलर टिश्यूज है प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, दैट वी कॉल्ड इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये 9th में पढ़ा है अपन ने, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू जो वाटर का कंडक्शन होता है, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी मतलब इट्स कंडक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम रूट टू लीफ, है ना। रूट से पानी ऊपर तक पहुंचेगा, लीफ तक आएगा, और फ्लोएम के थ्रू जो कंडक्शन हो रहा है वो फूड का हो रहा है। फूड कहाँ बनेगा? फूड इज प्रिपेयर्ड इन अवर लीफ पार्ट, सो फ्रॉम दैट लीफ फूड इज ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसलोकेटेड इनटू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9th में भी था और 10th में भी आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। टू कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। फिर से सुनो यहाँ क्या बोला, थ्रू रूट वाटर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल, दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड बाय द हेल्प ऑफ दैट जाइलम एंड फाइनली दैट वाटर इज रीच्ड अप टू आवर लीफ। फाइनली ये पानी मेरा लीफ तक पहुंच गया है। समझ पा रहे हो यहाँ से? दैट वन इज योर जाइलम, ठीक है। जाइलम के थ्रू पानी लीफ तक पहुंच गया है। द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल रीचेस अप टू आवर लीफ। कोई दिक्कत है? नहीं, सिंपल। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है। इट कंडक्टेड अपवर्ड बाय द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फाइनली इट रीचेस अप टू आवर लीफ, ठीक है। नाउ सेकंड रॉ मटेरियल वी रिक्वायर्ड दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रॉ मटेरियल जो मुझे चाहिए वो होता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ वी फाइंड स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट, सम स्मॉल एपर्चर्स आर प्रेजेंट। देखो ये मैंने छोटे छोटे छेद बना दिए हैं एंड दीज स्मॉल एपर्चर्स वी कॉल द स्टोमेटा, है ना। इन एपर्चर्स को मैंने नाम दिया है स्टोमेटा। क्या इस स्टोमेटा नाम से आप परिचित हैं? एवरीबडी नो द स्टोमेटा। अभी मैं उधर डिटेल बताती हूँ, पहले नाम सुनो सिर्फ। ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ स्मॉल स्टोमेटा आर प्रेजेंट, स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट विच वी कॉल द स्टोमेटा एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशली द गैसियस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपीरेशन। दो प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? मेरा स्टोमेटा। अब मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ मेरे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स, मैं इधर आ रही हूँ। द स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस, है ना। दो इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वन इज योर गैसियस, क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, राइट द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज एंड another important function is your transpiration। ये हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में भी देखेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है। हम यही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। दिस स्टोमेटा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, यहाँ मैंने डायग्राम से आपको बता दिए हैं स्टोमेटा। दिस स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, जो CO2 O2 का एक्सचेंज होना है वो इस स्टोमेटा के थ्रू होना है। और ट्रांसपिरेशन मतलब क्या, अगर नहीं पता है तो सुनो, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम aerial parts of the plant, aerial parts of plant in the form of वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस जो है वो कहलाता है मेरा ट्रांसपिरेशन। फिर से एक बार सुनो, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज करने वाले हैं, और ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस जो हो रहा है प्लांट की बॉडी में, वो वाटर का लॉस भी इन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। बट दैट वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स के फॉर्म में अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो मैं उसको ट्रांसपिरेशन बोलती हूँ। जैसे सपोज अर्ली मॉर्निंग यू सी द लीफ, द सरफेस ऑफ द लीफ इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द वाटर वेपर्स।
अर्ली मॉर्निंग कभी अगर उठे हो गलती से तो उठ के प्लांट को देखो, प्लांट की लीफ के ऊपर पानी की छोटी छोटी सी बहुत सारी वेपर्स हमको दिखाई देती हैं। दैट इज द ट्रांसपीरेशन। बट ऐसा नहीं है कि दैट ट्रांसपीरेशन ऑकर ओनली इन द अर्ली मॉर्निंग स्टेज, ओनली दैट ट्रांसपीरेशन ऑकर इन द कंप्लीट डे। पूरा दिन ट्रांसपीरेशन होता रहता है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट वेपर्स आर क्विकली इवोपरेटेड, सो दे आर नॉट विजिबल। हम उन्हें देख नहीं पाते हैं क्योंकि जैसे ही वाटर का लॉस होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो वेपर जो है वेपराइज हो जाती है। बट अर्ली मॉर्निंग सनलाइट नहीं होता है तो वो पानी की बूंदें मुझे लीफ की सरफेस पर आराम से दिखाई देती है, एंड दैट इज योर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो वेपर्स के फॉर्म में वाटर का लॉस जो प्लांट करते हैं, दैट वी कॉल द ट्रांसपीरेशन। इसके पैरेलल में एक और छोटी सी टर्म देखते हैं, दैट इज योर गटेशन। स्टार लगा के नोट करो, GUTTATION, गटेशन। गटेशन मतलब अगेन वी राइट अबाउट द लॉस ऑफ वाटर बट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप। ड्रॉप के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं हमारा गटेशन, एंड दैट वी ऑब्जर्व इन द मोनोकॉट प्लांट। अब वापस से डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट अगर आप जानते हो, 9th क्लास का वही डाइवर्सिटी चैप्टर प्लांट क्लासिफिकेशन, उसमें डाइकॉट मोनोकॉट में डिफरेंस दिया हुआ। नहीं डेप्थ में जाओ कोई बात नहीं। हमको पता है जब हम गार्डन में जाते हैं, घास देखिए सबने, ग्रास जो पतला पतला फाइबरस उसका एक लीफ होता है। देखो ये ऐसा पतला सा ग्रास है और इस ग्रास के टिप के ऊपर एक पानी की बूंद दिखेगी, हम कहते हैं उसकी बूंद दिख रही है घास के ऊपर। गीला गीला मॉइस्ट भी फील, चप्पल उतार के जरा उस घास के ऊपर चल के देखो, आपको नरम नरम मॉइस्ट सा लगेगा। वो क्यों है? क्योंकि वहां पर उस घास ने भी वो सिंगल लीफ ऑफ ग्रास ऑल्सो लूजेस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। तो वाटर की ड्रॉप के फॉर्म में जो लॉस हो रहा है उसको मैं बोल रही हूँ गटेशन, दैट वी ऑब्जर्व इन द मोनोकॉट लीफ। जो थिन फाइबरस लीफ होती है उसमें भी फाइंड दैट टाइप ऑफ गटेशन। ठीक है, और जो वेपर के फॉर्म में है वो मुझे देखने को मिला है, जिसको मैंने बोला है ट्रांसपीरेशन। अगर मेरी लीफ इतनी बड़ी है तो पूरी लीफ के ऊपर मुझे वेपर्स दिखते वाली है। तो दैट लीफ प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट, दैट काइंड ऑफ लीफ, एंड दैट काइंड ऑफ लीफ इज प्रेजेंट इन योर मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी सी टर्म रिलेटेड मैंने बताया है किससे, मेरे स्टोमेटा से। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो वापस इस डायग्राम के ऊपर आते हैं, फिर से सुनो। रॉ मटेरियल क्या क्या पहुंचाना था मुझे लीफ तक? वाटर। लीफ तक क्यों पहुंचाना था? क्योंकि यहाँ खाना बनने वाला है, यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला है। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इज देयर लीफ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर फ्रॉम द सॉइल, प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, इट कंडक्टेड अपवर्ड बाय द हेल्प ऑफ जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू, फाइनली इट रीचेस अप टू द लीफ। लीफ तक पानी पहुंच गया। इस स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होना था, तो मेरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के थ्रू आ गई है इस लीफ के अंदर। आप देख सकते हैं डायग्राम में दिख रहा है। यू ऑल्सो मेक दैट डायग्राम इन योर नोटबुक ताकि एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, अब मेरी लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के थ्रू आ गया है और वाटर भी स्टोमेटा के थ्रू आ गया है। अब क्या है, मुझे पता है कि इनसाइड द लीफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था बिकॉज लीफ इज ग्रीन इन कलर। अब मैं यहाँ पर बना दूं मेरा सन। सनलाइट इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर सनलाइट अवेलेबल है तो सनलाइट इसको मिल रही है जो क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे सनलाइट इज ऑल्सो अवेलेबल है, राइट। सो फाइनली व्हाट हैपेंस, अब देखो क्या बनने वाला है, C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन गया जो कि मेरा इंपॉर्टेंट काम था, ये बना दिया मैंने ऑर्गेनिक फूड। ये बन गया मेरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसके लिए मैंने फोटोसिंथेसिस किया था। फाइनली दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक फूड इज फॉर्म फ्रॉम दिस इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड इज फॉर्म। प्लस इसके साथ क्या बना, मेरी ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन रिलीज हुई थी ना, और प्लस क्या बना था, मेरा वाटर मॉलिक्यूल भी बना था। मैंने इस लीफ के अंदर ये पूरी इक्वेशन लिख दी है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। CO2 कहाँ से पहुंचा, स्टोमेटा के थ्रू। पानी कहाँ से पहुंचा, रूट से, जाइलम के थ्रू
पानी पहुंच गया, क्लोरोफिल था, सनलाइट अवेलेबल थी, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो रिलीज। नाउ दैट ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज आउट थ्रू दैट स्टोमेटा ओनली। देखो मैंने एरो लिखा है बाहर, एरो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकल के आ गई है, और ये पानी जो था दैट वाटर इज ऑल्सो रिलीज आउट, बट दैट वाटर रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये पानी वेपर्स के फॉर्म में लॉस हो जाता है। क्लियर दिस, क्लियर दिस। सो नाउ वी नो दैट हाउ दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर इन द लीफ। क्लियर दिस, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ दिस रॉ मटेरियल रीचेस अप टू द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ रूट, इट कंडक्टेड अपवर्ड बाय जाइलम एंड फाइनली रीचेस अप टू द लीफ। याद हो जाना चाहिए, 5 बार बोल चुकी हूँ मैं अभी तक ये बात। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आया, क्लोरोफिल था, सनलाइट अवेलेबल था, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज, ऑक्सीजन इज रिलीज आउट थ्रू दैट स्टोमेटा ओनली, ठीक है, एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज आउट थ्रू दैट स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज वी कॉल द ट्रांसपीरेशन। कोई दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक हमको समझ में आया है कि फोटोसिंथेसिस हमारी लीफ में हो रहा है। हमने शॉर्ट नोट एक देखा है हमारे स्टोमेटा के ऊपर। स्टोमेटा क्या थे? स्टोमेटा आर द स्मॉल एपर्चर, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट रहने वाले छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिसको मैं स्टोमेटा कह रही हूँ। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फॉर ट्रांसपीरेशन, है ना। गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज और वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में, दैट इज ट्रांसपीरेशन। इन दोनों प्रोसेस के लिए मेरे स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। अब स्टोमेटा का डायग्राम देखें तो स्टोमेटा कैसा होगा? स्टोमेटा इज इन दैट वे, सपोज वी से दैट इज अ स्मॉल एपर्चर ऑफ स्टोमेटा, दैट स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय अ 2 किडनी शेप स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की सेल्स से कवर्ड रहता है, एंड दैट सेल वी कॉल द गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। और ये जो सेंटर मैंने ऐसा बना दिया है, डार्क कलर कर दिया है, दैट वन इज योर स्टोमेटा। ये मेरा है स्टोमेटा, छोटा सा एपर्चर है जिसको मैंने स्टोमेटा बोला है। इसके आगे मैं पोर लिख देती हूँ। स्टोमेटा एक छोटा सा छेद है जो बाहर से गार्ड सेल के से घिरा हुआ है, और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है मेरी कुछ एपिडर्मल सेल। सम एपिडर्मल सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड इट। कुछ डायग्राम थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा मैं रफ सा बना रही हूँ। ये ऐसी कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मैं यहाँ इसको भी नाम दे दूँ। ये जो सेल्स बनाई है दैट इज योर एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। 9th क्लास में फिर देखो आपने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसमें एपिडर्मिस था, कॉर्क था, अगर याद आता है तो, ठीक है। उस एपिडर्मिस वाले डायग्राम में अपन ने देखा था कि दिस काइंड ऑफ स्टोमेटा भी ऑब्जर्व। एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर डम्बल शेप्ड सेल्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लीफ। प्लांट के मोस्टली सभी पार्ट्स के ऊपर बाहर ही एपिडर्मिस का लेयर प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कभी आता है तो उसमें आपको ये लिखना है कि स्टोमेटा इज अ स्मॉल एपर्चर, दैट स्मॉल एपर्चर इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल, 2 किडनी शेप सेल which we call the guard cell, and external to it we find certain epidermal cell. अब इम्पोर्टेंट बात सुना, ये जो गार्ड सेल होंगे, इस गार्ड सेल के अंदर वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इन गार्ड सेल के अंदर मुझे क्लोरोफिल पिगमेंट दिखता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। इन दिस गार्ड सेल वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये हो रहा है मेरा अबाउट अवर स्टोमेटा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। शायद आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो तो, है ना। स्टोमेटा कब खुलेगा और स्टोमेटा कब बंद होगा, ये डिपेंड करता है द टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल। कुछ मैं इरेज करूं बोर्ड का, शायद कुछ नोट कर लिया है आपने, है ना। ये ट्रांसपीरेशन गटेशन इरेज कर दे। देखो
टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी दो टर्म मुझे बतानी है, चलो मैं यही बता देती हूँ, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं हमारा। एक कंडीशन मैंने बोला टर्जिड कंडीशन एंड सेकंड वन इज योर फ्लैसिड कंडीशन, FLACID, फ्लैसिड और टर्जिड। नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिखते हैं। टू कंडीशन वी फाइंड हियर, मैं ये सब इरेज कर रही हूँ। यहाँ मैं लिख रही हूँ स्टोमेटा के लिए दो और चीजें लिख रही हूँ। एक मैंने लिखा है मेरा टर्जिड और दूसरा मैंने लिखा है मेरा फ्लैसिड। टर्जिड कंडीशन मतलब मैं कहूंगी फुल ऑफ वाटर, पूरी तरह से पानी से भरा है, और फ्लैसिड मतलब नो वाटर, या मैं लिख सकती हूँ वेरी लेस वाटर, बहुत कम पानी होगा। अब सुनो क्या, सपोज वी हैव बलून, अगर मेरे पास बलून है और उस बलून के अंदर मैंने पानी भरा है, व्हाट हैपन देन, बलून स्टार्ट टू स्वेल्स अप, फूलेगा 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 एक लिमिट तक, और अगर उस लिमिट के बाद मैं जरा सा भी उसके अंदर पानी डालूंगी, एक बूंद भी पानी डालूंगी, दैट बलून बिकम ब्लास्ट, बलून फट जाएगा। हम बहुत बार बलून हवा से फुला रहे हैं और यही मुंह पे ही फट जाता है। मतलब द टाइट कंडीशन वेयर after that we are not able to blow the air in that balloon. If we blow the air in that balloon become blast, वो बलून फट जा रहा है। वो जो लास्ट कंडीशन होगी दैट इज योर टर्जिड कंडीशन। मैं बोल सकती हूँ फुल ऑफ वाटर, स्टोमेटा के लिए बात करती हूँ तो, अगर बलून के लिए बात कर सकती हूँ तो भी मैं बात कर सकती हूँ फुल ऑफ वाटर और फुल ऑफ एयर ऑल्सो, ठीक है। और फ्लैसिड कंडीशन मतलब वो एकदम पिचका हुआ, राइट, उसके अंदर मैंने बलून ला के बस रखा है, उसमें एयर को ब्लो किया ही नहीं है, दैट इज द फ्लैसिड कंडीशन। तो स्टोमेटा के क्लोजिंग ओपनिंग के मैकेनिज्म को समझाने के लिए ये टर्जिड और फ्लैसिड कंडीशन से समझाया जाता है, ठीक है। जब स्टोमेटा टर्जिड कंडीशन में होंगे, फूले हुए होंगे, तब जब गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन, टर्जिड फ्लैसिड में किसके लिए रेफर कर रही हूँ, गार्ड सेल के लिए। अगर मेरी गार्ड सेल टर्जिड होगी तो मेरा स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है, और अगर ये फ्लैसिड होगा तो मेरा स्टोमेटा क्लोज होगा। ओपन और क्लोज किसके लिए लिख रही हूँ मैं, स्टोमेटा के लिए लिख रही हूँ। अब समझ में आ रहा है ना। अगर शॉर्ट नोट आता है स्टोमेटा पे और क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, समझ में आ रहा है ना क्या क्या लिखना है। स्टोमेटा इज अ स्मॉल एपर्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, है ना। क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन। गैसियस एक्सचेंज क्या, O2 CO2 का एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन मतलब द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, मेरा स्टोमेटा। दैट स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय टू किडनी शेप स्ट्रक्चर व्हिच वी कॉल द गार्ड सेल। दैट गार्ड सेल कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और गार्ड सेल के चारों तरफ ये एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल, देखो गार्ड सेल ओपन होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले पाएंगे या ऑक्सीजन को बाहर दे पाएंगे, या तभी वाटर को बाहर रिलीज कर पाएंगे, है ना। तो अगर गार्ड सेल फूले हुए हो और मैंने बोला कि स्टोमेटा बंद है, तो जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो नो गैसियस एक्सचेंज ऑकर। नो गैसियस एक्सचेंज मतलब स्टोमेटा बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, राइट। अभी हम कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में प्लांट हार्मोन देखेंगे, तब कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं विच कॉजेज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विच इनिशिएट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो ये फाइनली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे और प्लांट के प्रोड्यूस को, प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले हैं। तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑकरिंग इन द प्लांट, ठीक है। इसलिए स्टोमेटा के बारे में इतना पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टोमेटा का खुलना बंद होना किस पे डिपेंड करता है, इन गार्ड सेल की टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी पर। गार्ड सेल टर्जिड कब हुए, जब उसके अंदर पूरी तरह से पानी भर गया है, राइट। When guard cells are turgid, the stomata become open, and when guard cells are flaccid, then stomata become closed, है ना। ये होता है हमारा रिगार्डिंग अबाउट स्टोमेटा। अब यहाँ वाले डायग्राम पे आते हैं तो हमें पता है ऑल द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल
reaches up to the leaf where photosynthesis is occur। इतना समझ में आया है? अब मैं एक डायलॉग दे रही हूँ, फोटोसिंथेसिस नॉट ऑकर इन ऑल सेल्स ऑफ लीफ। क्या फोटोसिंथेसिस लीफ की सभी सेल्स में होता है क्या? आंसर होगा नहीं। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल सेल्स ऑफ लीफ फोटोसिंथेसिस होगा क्या? मैंने बोला नहीं होगा। मतलब तो फिर कहाँ होगा? है क्वेश्चन। तो अब मैं बोलूंगी फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इट लिख रही हूँ, इट ऑकर इन मीजोफिलिक सेल्स ऑफ लीफ। ये सिर्फ मीजोफिलिक सेल्स में ही देखने को मिलता है। अब बताओ मीजोफिलिक सेल मतलब क्या? अब सुनना ध्यान से। पानी पी लो, पीना हो तो पास में बोतल रखी है तो उठ के मत जाओ, है ना। हमारा रॉ मटेरियल लीफ तक पहुंच गया था, लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ था, ग्लूकोज बन गया था, पानी और ऑक्सीजन बाहर निकल गया था। प्लांट बॉडी में ये ग्लूकोज को हमने स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया था। लास्ट टाइम पे बताया था, फूड स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इन एनिमल बॉडी दैट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। याद आ रहा है? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ आ रहे हमने बोला लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब पता लगा नहीं, लीफ की सभी सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, इन पर्टिकुलर सेल्स ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस इज ऑकर। अरे कौन सी सेल्स हैं? नाम दिया है मैंने मीजोफिलिक सेल्स। सो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द मीजोफिलिक सेल्स ऑफ द लीफ। लीफ की मीजोफिलिक सेल्स में होता है। अब देखो जरा, मीजोफिलिक सेल्स मतलब क्या? यहाँ मैंने बनाया है लीफ का सेक्शन का डायग्राम। मैंने लीफ को ऐसा पतला कट करके बनाया है। देखो दो सेक्शन काटते हैं हम, एक को नाम देते हैं टीएस और एक को नाम देते हैं एलएस। क्या जानती हो टीएस एलएस क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब क्या? अब सुनना ध्यान से। ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, है ना। ट्रांसफर मतलब कैसे? सपोज मेरे पास ये देखो, अगर मेरे पास ये स्टेम का पार्ट है ना, सपोज ये स्टेम का पार्ट है, इसको मुझे काटना है। अगर मैंने ऐसा काटा, चलो हम एक सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज वी हैव गाजर। गाजर एवरीबॉडी नो, ये मेरे पास गाजर है। गाजर के अंदर मुझे येलो कलर का पार्ट दिखता है, हाँ कि ना? एवरीबॉडी नो कि मुझे येलो कलर का पार्ट दिखता है अंदर। अब ये गाजर का जब मैं गोल सलाद काटूंगी, मैंने ऐसे ऐसे काटा, तो मुझे ये गाजर कुछ ऐसा दिखेगा ना। ये अंदर मेरा वाई लिख रही हूँ येलो वाला पार्ट और बाहर मेरा रेड वाला पार्ट, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ये मेरे पास गाजर है, इसको मैंने ऐसे ऐसे काट दिया तो मुझे गोल गोल टुकड़े मिलने वाले हैं ना। वो जो गोल टुकड़ा है उसमें सेंटर में भी फाइट द येलो पार्ट एंड सराउंडिंग इट बाय दैट रेड कलर पार्ट, दैट इज योर टीएस ट्रांसफर सेक्शन। और अगर मैंने इस गाजर का ऐसा लंबा काटा है सलाद, इसको मैंने ऐसा लेंथवाइज कट कर दिया है, तो दैट वी कॉल द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। और उसमें मुझे ये गाजर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। बीच वाला पार्ट जो है दैट वन इज योर येलो पार्ट और बाहर वाला जो है वो मेरा रेड वाला पार्ट दिखने वाला है। ठीक है, तो दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने लीफ का भी ऐसा ही सेक्शन काट के देखा है, तो मुझे इसके अंदर क्या देखने को मिला है? सुना ध्यान से। लीफ में दिस आउटर एपिडर्मिस लेयर इज लाइंग देयर, बाहर की तरफ की लेयर बनाई है मैंने। सेम वैसे ही मुझे नीचे वाली लेयर भी बनानी है, जिसको मैं एपिडर्मिस की लेयर बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लेबल करती हूँ तो इस लेबल को, इसको मैंने नाम दिया है अपर। साथ साथ बनाओ प्लीज, डायग्राम बनाने का तरीका सीखो, एग्जाम में आता है। इसको मैंने नाम दिया है अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वर्ड आपके लिए नया नहीं है, अपर एपिडर्मिस। और ये नीचे वाला है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है क्या? लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया मेरा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके बीच वाले पार्ट में ये जो मैंने बनाया है
दैट इज अगेन योर स्टोमेटा। मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये जो मैंने गोला सा बनाया है दैट वन इज योर स्टोमेटा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कुछ सेल्स दिखाई देती हैं। कुछ सेल ऐसी डम्बल शेप की इस तरीके से अरेंज होती हैं। दैट सेल्स वी कॉल द पैलिसेड सेल। साथ साथ लिखो, पैलिसेड सेल। ठीक है, और कुछ सेल होती हैं विच आर रेंडमली अरेंज इन दैट वे। कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी सी अरेंज रहती हैं, दिख रहा है। और इन सेल्स को मैं बोलती हूँ मेरी स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल। दोनों सेल अलग अलग पता लग रहा है। दैट इज योर अपर एपिडर्मिस, दैट वन इज योर लोअर एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्या दिख रहा है, स्टोमेटा। ये जो ऊपर वाली सेल्स है इसको बोला पैलिसेड सेल। जो रेंडमली अरेंज है उनको बोला है स्पॉन्जी सेल्स। ठीक है, और इन दोनों सेल्स को कंबाइनली में कहूंगी क्या, मेरी मीजोफिलिक सेल्स। These cell combinedly we call the mesophilic cell. mesophilic cell. समझ में आ रहा है? पक्का है ना? हमने लीफ अभी तक क्या पता लगा था, फोटोसिंथेसिस का हो रहा है ग्रीन पार्ट में, मतलब फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है। लीफ की सभी सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, मतलब एपिडर्मिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द मेसोफिलिक सेल। Mesophilic cells are of two types, palisade cell and spongy cell. But these two variety of cells contain our chloroplast. इसके अंदर प्रेजेंट है, मैं ऐसे थोड़े से बना दे रही हूँ। That one is your chloroplast. So chloroplast we observe in our palisade cell also and in our spongy cells also. ये जो मैंने डार्क डॉट डॉट बनाए हैं, these dots indicate the chloroplast. In this mesophilic cell chloroplast is present. ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब सुनना स्पेशली, these mesophilic cells are basically parenchymatous. पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा याद आता है? हाँ, तो मैंने बोला ये जो mesophilic cells है they are basically parenchymatous cell। और अगर पेरेन्काइमा में भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो दे आर स्पेशली क्लोरेन्काइमेटस सेल। याद आ रहा है? पेरेन्काइमा, ऐसा पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसको मैंने बोल दिया क्लोरेन्काइमा। याद आ रहा है? विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या टाइप था इसका, अगर याद आता है तो एरेन्काइमा। याद आ रहा है? ऐसा पेरेन्काइमा, द पेरेन्काइमा इन विच स्मॉल एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट, they are called as the arenchyma, which maintain the buoyancy, which help the aquatic plants to float on the water surface. है ना? ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, जो बायोंसी को मेंटेन करती हैं और एक्वेटिक प्लांट को हेल्प करती हैं ताकि वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर सके। ये फंक्शन किसका था? एरेन्काइमा का। मतलब टाइप क्या था? पेरेन्काइमा। यहाँ पर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा। These mesophilic cells are parenchymatous and specially we say that they are chlorenchymatous. It means chloroplast is present in it. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। लीफ में हुआ था, लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हुआ। मेसोफिलिक सेल कैसी? पैलिसेड, स्पॉन्जी। They are specially parenchymatous, or we say that chlorenchymatous means in it chloroplast is present. यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं, मतलब अब समझ में आ रहा है कि जो मेरा फोटोसिंथेसिस था वो लीफ में हो रहा है, नहीं लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है, नहीं मेसोफिलिक सेल के अंदर जो मेरा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। समझ में आया? एक बार फिर बोल रही हूँ, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीफ में हो रहा है। लीफ में हो रहा है क्या? नहीं, लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है। मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है क्या? नहीं, मेसोफिलिक सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर हो रहा है। हम अंदर जाते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर दैट फोटोसिंथेसिस इज अकर।
ठीक है। अब अगर मैं ये एक सेल का डायग्राम बनाऊं, ये मैंने बनाया है सिंपल, मेरा एक पैलेसेट सेल और स्पॉन्जी सेल जिसके अंदर प्रेजेंट है ये मेरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब अगर मैं ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाती हूँ, 9th में पढ़ा हुआ याद आता है मेरा प्लास्टिड। प्लास्टिड के अपन ने टाइप देखे थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, स्टोर द फूड। ये जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। क्या ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? है ना, देखो हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा? क्या क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा? ये तीनों नाम आपके लिए नए नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। प्लास्टिड वही डायग्राम में अभी बनाने वाली हूँ। पर प्लास्टिड के थ्योरेटिकल पार्ट बताओ, 3 पार्ट होते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन में आता है, नॉन ग्रीन में क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होगा और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा, वी स्टोर द फूड। ठीक है। अब देखो मैंने बोला जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, दिस ऑल रॉ फ्रूट्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। रॉ फ्रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं, दैट एवरीबॉडी नो। आप आम देखो, कच्चा आम ना, रॉ मैंगो हरे रंग की केरी हमको दिख रहा है ग्रीन कलर का, कच्चा केला हरे रंग का दिखने वाला है। हरी मिर्ची आपने देखी है, ये सारे जो टमाटर देखा आपने वो भी पहले इनिशियल स्टेज में ग्रीन कलर का, आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर। हरी मिर्ची और मैच्योर हो जाएगी तो रेड कलर में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे बहुत से फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे कलर चेंज। वो हरी कैरी पक्के आम बन गई है, येलो कलर में कन्वर्ट हो गई है। क्यों ऐसा हुआ है? उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट था वो इनएक्टिव हो गया है और वो कन्वर्ट हो गया है, डिग्रेड होके उसने क्रोमोप्लास्ट बना लिया है। समझ में? तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, they become modified to perform the different function। है ना, समझ में आ रहा है? वो बैंगन भी पहले हरे रंग का है, फिर वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया है। आप ऐसे बहुत सारे फ्रूट सोच सकते हो, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? द क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आया? फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा था? लीफ में। लीफ में हो रहा है क्या? नहीं, लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में। मेसोफिलिक सेल्स में हो रहा है क्या? नहीं, मेसोफिलिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अब हम देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट कैसा है। चलिए आगे। नाउ अवर क्लोरोप्लास्ट इज, अब देखो आपने 9th पे भी पढ़ा था, नेम 2 सेल ऑर्गेनल व्हिच हैव डबल मेम्ब्रेन, दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, they are also called as semi autonomous cell organelles, they are also called as self duplicating organelles। इतना सारा सब कुछ सिर्फ 2 ऑर्गेनल के बारे में बोला था, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड अनदर नेम इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसा क्वेश्चन तो आपके स्कूल के पेपर में भी आया था। नेम 2 सेल ऑर्गेनल व्हिच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, है ना, जिसमें खुद का डीएनए होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, अभी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्कॉइड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने ये डबल मेम्ब्रेन बताई है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेप्थ दिखाने के लिए ये बना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? दैट वन इज योर आउटर मेम्ब्रेन। मैं ऐसा लेबलिंग करूं तो भी चलेगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन, दैट वन इज योर इनर मेम्ब्रेन, राइट। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन वी फाइंड सम सिंगल लैमेली लाइक स्ट्रक्चर। ऐसी छोटी सी लैमेली लाइक स्ट्रक्चर दिखती है विच आर अरेंज्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरों पर अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, अब ये जो सिंगल लैमेली मैंने बोली है, दैट सिंगल लैमेली वी कॉल द थाइलेकॉइड। सिंगल लैमेली को मैंने बोला है थाइलेकॉइड। एंड द स्टैक ऑफ लैमेली, द बंडल ऑफ लैमेली वी कॉल द ग्रेना। इसको मैंने नाम दिया है क्या? ग्रेना।
समझ में आया? मतलब सोचो मेरे पास एक सिक्का है, सिक्के पे सिक्के अरेंज करके एक बंडल बन गया, राइट? दैट कंप्लीट बंडल वी कॉल द ग्रेना एंड सिंगल सिक्का, सिंगल कॉइन वी कॉल द थाइलेकॉइड। समझ में आया है ना? तो ऐसे थाइलेकॉइड का बंडल है जिसको मैंने नाम दिया है ग्रेना, ठीक है? और इसके चारों तरफ एक लिक्विड फ्लूइड प्रेजेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, वैसे यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको मैंने नाम दिया है क्या? स्ट्रोमा। डायग्राम साथ साथ बन रहा है, बनना चाहिए। क्या बोला मैंने? ये बोला क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहे हैं अपन, है ना? इसके अंदर क्या दिखा? एक तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। फिर मैंने बोला ऐसे सिक्के पे सिक्का बंडल अरेंज्ड है। सिंगल लैमेली को मैंने नाम दिया थाइलेकॉइड, बंडल को मैंने नाम दिया क्या? ग्रेना, ठीक है? ऐसे बहुत सारे बंडल्स होंगे इसके अंदर। और यहाँ पर एक लिक्विड प्रेजेंट है, दैट लिक्विड वी कॉल द स्ट्रोमा। इस लिक्विड को मैंने नाम दिया है क्या? स्ट्रोमा, ठीक है? These lamellae may connect with each other also। ये लैमेली एक दूसरे से कनेक्ट भी होती हैं, जिसको मैं बोलती हूँ मेरी स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है? अब इसके अलावा क्या होगा? इसके अंदर इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा ना। मैं यहाँ डीएनए बना रही हूँ छोटा सा, देखो ऐसा दिख रहा है क्या? है ना? इसको मैंने नाम दिया है क्या? मेरा डीएनए। अब इम्पोर्टेंट बात क्या बोलूंगी कि इसके अंदर ये जो मेरा थाइलेकॉइड है, सिंगल सिक्का जो मैंने बताया था, कॉइन बोला है, इन दैट थाइलेकॉइड वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ऐसे दिख रहा है? मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, दिखा दो थोड़ा सा अच्छे से ताकि ये डॉट डॉट क्लियरली दिख जाए। ये जो मैंने डॉट डॉट दिखाया है, दैट डॉट वी कॉल द क्लोरोफिल पिगमेंट। इस डॉट को मैंने बताया है मेरा क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? क्या बोला? फिर से सुनो। डबल मेम्ब्रेन, सिक्के पे सिक्का, बंडल। सिक्के को क्या बोला? सिंगल लैमेली वी कॉल द थाइलेकॉइड, ठीक है? उस सिंगल सिक्के के बंडल को क्या बोला था? ग्रेना, ठीक है? ये जो सिंगल लैमेली थी, इसके अंदर वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर प्रेजेंट होता है मेरा क्लोरोफिल पिगमेंट। अब बताओ, जहां क्लोरोफिल पिगमेंट होगा वहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा, हाँ कि ना? डन ना? अब वापस कहानी चलाऊं मैं। कहाँ से फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? लीफ में हुआ? नहीं। तो कहाँ हुआ? लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में हुआ? नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ? लीफ की मेसोफिलिक सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट था उसमें हुआ? क्लोरोप्लास्ट में हुआ। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे हुआ? अब सुनो, क्लोरोप्लास्ट में ये थाइलेकॉइड थे, या मैं बोलूं ग्रेना। इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट था ना, तो फाइनली फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? लीफ में नहीं, लीफ के मेसोफिलिक सेल्स में, मेसोफिलिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और थाइलेकॉइड, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। समझ में आया? अभी तक हम जान रहे थे कि फोटोसिंथेसिस लीफ में हो रहा है, जब अंदर गए तब पता चला कि फाइनली कहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दैट डायग्राम इज क्लियर? ये डायग्राम पूछा जाता है, आपको आना चाहिए ये डायग्राम, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, दैट फोटोसिंथेसिस स्पेशली ऑकर इन 2 डिफरेंट स्टेप। 2 स्टेप में होता है। वन इज योर लाइट रिएक्शन and another one is your dark reaction, ठीक है? photosynthesis is completed into 2 steps. One is your light phase and another one is your dark phase, या मैं इसको बोलूंगी light reaction and dark reaction, ठीक है? अब हमें पता है that light reaction occur in the presence of light. light reaction नाम से पता लग रहा है कि it occur in the presence of light only. light की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है? अब लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, मतलब ये रिएक्शन होती कहाँ है?
The place where that light reaction is occur, that one is your grana. यार जहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकेगा वही ये रिएक्शन होगी. लाइट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर होता है? इस ग्रेना या थाइलेकॉइड में होता है, राइट. So the light reaction, the site of light reaction is your grana or thylakoid, and the site of dark reaction is your stroma. स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन हो रही है और लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का. द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन इज, लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्रेना पार्ट where chlorophyll pigment is present, and the dark reaction occur in the stroma part where all the required enzymes are present. ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक हो गया है तो मैं आगे बढ़ूँ, है ना. फोटोसिंथेसिस लीफ में हुआ नहीं, लीफ के मेसोफिलिक सेल में हुआ, मेसोफिलिक सेल के क्लोरोप्लास्ट में हुआ, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना और स्ट्रोमा आर द इम्पोर्टेंट structures where the light reaction and dark reaction of photosynthesis is occur. यहाँ तक कहानी क्लियर हुई है. अब हम देख रहे हैं बेटा कि एक्चुअली लाइट रिएक्शन में होता क्या है और इस डार्क रिएक्शन में होता क्या है. ठीक है, that dark reaction is also called as Calvin cycle. ये पूरी एंजाइमेटिक रिएक्शन है, बहुत लंबी चौड़ी. और लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं हमारी हिल्स रिएक्शन, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए इनको ऐसे नाम दे दिए गए हैं. ठीक है, पानी पी लो वापस. 2 गुड बॉटल पास में रखी है. तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. हिल्स रिएक्शन. कितना टाइम रह गया? चलो ये इतना डिटेल देख लेते हैं, है ना. रेडी नाउ? आगे सुनने के लिए तैयार है ना. चलो, हमने बोला नाउ वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना. डिटेल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जितना आपके सिलेबस में है उतना, है ना. बाकी 11th क्लास में तो इससे भी डिटेल में बहुत सारा कुछ है. ये पूरी साइकिल्स डिटेल में है, कन्वर्शन सारे. ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आकर इन 2 स्टेप्स. 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में बोर्ड के. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. 5 नंबर. क्या लिखेंगे? पहले तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर दोगे, फिर लिखोगे दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा. डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल. लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिल्स रिएक्शन. कोई दिक्कत नहीं, है ना. आगे बढ़ते हैं. अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इस लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है. अब अगर मैं इन सब चीजों को इरेज कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं. सबकी कॉपी भरी है, नोट हो चुका है, मैं इस सबको इरेज कर रही हूँ. ठीक है, नाउ वी राइट अबाउट द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन विच इज ऑकर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. मैं इसको डायग्राम को भी इरेज कर रही हूँ. प्लीज डायग्राम साथ साथ बना लिया करो, बनाने का तरीका भी सीखोगे, अदरवाइज बाद में नहीं आ पाएगा. अभी तो मैं बहुत सिंपल डायग्राम बना रही हूँ. अभी एलिमेंट्री कैनाल और हार्ट, लीवर, लंग, किडनी सब बनाऊंगी, तब फिर आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा अगर डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है क्या? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप. वापस एक बार लिख देती हूँ, कोई बात नहीं. 1 इज योर लाइट रिएक्शन and another one is your dark reaction. पहले लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होती है. लाइट रिएक्शन का साइट कौन होगा? जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होगा. क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर होगा? यस, द लाइट रिएक्शन ऑकर इन द ग्रेना पार्ट. द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना एंड द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज योर स्ट्रोमा, है ना. इसको मैंने क्या नाम दिया है? हिल्स रिएक्शन. और इसको क्या बोला था? कैल्विन साइकिल, क्योंकि इन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इसलिए. ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन में होता क्या है. ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको पता है ना. अब देखो मैंने क्या बोला. लाइट रिएक्शन में इनिशियली मैं बोलूंगी
द लाइट एनर्जी इज, हाथ चलाओ साथ साथ, द लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय, कौन एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। कहां पर प्रेजेंट है, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, प्रेजेंट इन ग्रेना, ग्रेना में या थैलेकॉइड में प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ग्रेना में प्रेजेंट है वहां पर होगा। अब क्या होगा, लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रेना, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब मैं बोलूंगी दिस लाइट एनर्जी इज यूटिलाइज, इस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा किसमें, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब इस एनर्जी को यूज करके वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज अकर, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा। यह मैं टर्म स्पेसिफाई करती हूँ, दैट इज योर फोटोलिसिस ऑफ वाटर।